तो हेलो गाइस, आपका एक बार और से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज से आप हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के पाँच पाँच क्वेश्चंस पाएंगे जो कि आपके आईएएस और आईएएस एग्ज़ाम्स में बहुत मदद करने वाले हैं। तो चलिए, आज है 8 जनवरी 2021। 8 जनवरी 2021 को जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं सबको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैरकल वाइल्ड कैट। पहला स्टेटमेंट है, इन इंडिया द प्रेजेंस ऑफ दिस कैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू मध्य प्रदेश। और दूसरा है, दे आर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट कार्नेल वाइल्ड कैट के बारे में सही है। तो इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर 4, नाइदर वन नॉर टू। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, द कर्नल वाइल्ड कैट, कर्नल कराला इसे भी कहते हैं, इज़ अ रेयर स्पीशीज इन इंडिया। दे आर शेल्डर मीडियम साइज्ड कैट विद लॉन्ग पावर लेग्स एंड टफ्ट ईयर्स। ये ये स्पीशी इंडिया में बहुत रेयर है और इसके शेल्डर और मीडियम साइज्ड कैट होती है ये, जिसके बहुत ताकतवर पैर होते हैं और इसके ब्लैक टफ डियर ही इसे सारे सारे जानवरों से अलग करते हैं। ये बहुत शर्मीली किस्म की कैट होती है जो कि नेटकल एक्सक्लूसिव और डिफ़िकल्ट टू स्पॉट इन वाइल्ड लाइफ। इसे आप बहुत जल्दी नहीं पाएंगे किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इन इंडिया द प्रेजेंस ऑफ दिस कैट्स हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम ओनली देयर स्टेट्स विच आर मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। हैंस हैंस स्टेटमेंट वन इज़ नॉट करेक्ट। ये सिर्फ मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में ही पाई जाती है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है जिसमें लिखा था इसको मध्य प्रदेश में रेस्ट्रिक्ट किया गया है। इन गुजरात, कैरल आर लोकली रिफर्ड टू अ हॉर्नोट्रो विच मीन्स किलर ऑफ अ ब्लैक बक। और इन राजस्थान नोन एज जंगल बिलक और वाइल्ड कैट। इन मध्य प्रदेश इज लोकली कॉल्ड एज शेयर ग्लोश और सिया गश। हेंस स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। तो इसमें इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं, जैसे कि गुजरात में इसे होर्नोट्रो कहते हैं और राजस्थान में इसे जंगल बिलाक को कहते हैं और वाइल्ड कैट भी, और मध्य प्रदेश में इसे शेर गोश भी कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Food and Agriculture Organization FAO is a specialized agency of the United Nations. The Codex Alimentation Commission is responsible for the implementation of the food standards of FAO and WHO. The globally important agricultural heritage system GIAHS is the initiative of FAO. Which of the given above is or are correct? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4, 1, 2 और 3 करेक्ट है। देख लेते हैं कैसे करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन इसका है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स ऑफ डिफीट हंगर। हेंस स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। जैसा कि स्टेटमेंट वन में लिखा है, FAO इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। तो ये सही है, ये क्योंकि ये हंगर को डिफीट करने के लिए सारे तरीके वो करती है। दूसरा है, वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अराउंड द वर्ल्ड ऑन 16 अक्टूबर। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ये पॉइंट भी नोटेबल है। और द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ FAO इन 1945। तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी इसी दिन 16 अक्टूबर 1945 को फाउंड किया गया था। It is one of the UN Food Aid Organizations based in Rome, Italy. Its sister bodies are the World Food Programme and the International Fund of Agricultural Development. The Codex Eliminations Commission or CAC is the body responsible for all matters regarding the implementation of joint FAO and food standards program. Hence statement 2 is also correct. CAC is the body responsible for all the matters regarding the implementation of joint FAO। जैसा कि स्टेटमेंट 2 में लिखा था कि CAC सारे
इसके FAO और WHO के जॉइंट उसके लिए जॉइंट कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी सही है, वो यही करती है। तो लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। द ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम GIAHS was started by the FAO to safeguard and support the world's agriculture heritage system. Hence, statement 3 is correct. GIAHS are outstanding landscapes of artistic beauty that combine agricultural biodiversity, resilient economy, and a valuable cultural heritage. ये एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इसकी फाउंडेशन की गई थी, और FAO को सेफगार्ड करने के लिए भी वर्ल्ड हेरिटेज सिस्टम। तो ये भी स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है इस हिसाब से। द ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम GIS इन इनिशिएटिव ऑफ FAO। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्पेक्ट्रम एलोकेशन। पब्लिकली अवेलेबल एसेट्स लाइक spectrum are owned by union government only. The sold frequencies of the spectrum are all allotted for limited time only. Which of the statements above is or are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे ये दोनों सही हैं। Recently, the long-awaited spectrum auction is being held after a gap of 4 years and over 2 years after the Telecom Regulatory Authority of India (TRIA) calculated and recommended base year reserve price of the radio waves. The Union government owns all the publicly available assets within the geographical boundary of country, which also include airways. Hence, statement 1 is correct. Statement 1 कहता है कि पब्लिकली अवेलेबल एसेट्स लाइक स्पेक्ट्रम आर ओन्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो ये सही है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ही इसके फैसले लेता है कि कब इसे कराना चाहिए। जैसे कि अब इस साल अब की बार 4 ईयर्स और ओवर 2 ईयर्स आफ्टर अ टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैलकुलेट की थी तो था। और टू सेल these assets to companies willing to set up the required infrastructure to transport these waves from one end to another. The central government through the Department of Telecom, Ministry of Communications, auctions these airways from time to time. These airways are called spectrum, which is subdivided into bands which have varying frequencies. All these airways are sold for a certain period of time, after which their validity lapse, which is generally set at 2 years. Hence, statement 2 is also correct. स्टेटमेंट 2 में लिखा था कि द सोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अलॉटेड फॉर अ लिमिटेड टाइम, तो ये सही है, और अक्सर इसे 20 साल के लिए दिया जाता है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू डिजिटल सर्विस टैक्स DST कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। India is the only country that imposes digital service tax. In India, 2% digital service tax is levied on trade and service by non-residential e-commerce operators. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 2 ओनली। इन इंडिया द 2% डिजिटल सर्विस टैक्स इज लाइव्ड ऑन ट्रेड एंड सर्विस बाय नॉन रेजिडेंटल ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स। ये स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ इंडिया ही डिजिटल सर्विस टैक्स इम्पोज नहीं करती। देख लेते हैं कैसे। रिसेंटली द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव USTR has said that the digital service tax adopted by India, Italy and Turkey discriminate against US companies and are inconsistent with international tax policies. Hence statement 1 is not correct. सिर्फ इंडिया नहीं, इटली और टर्की भी इस टैक्स को लगाते हैं, इसीलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। और फिर दूसरा देखते हैं, डिजिटल सर्विस टैक्स DSTs आर अडॉप्टेड टैक्सेस ऑन रेवेन्यूज दैट सर्टेन कंपनीज जनरेट फॉर प्रोवाइडिंग सेंट्रल डिजिटल सर्विसेज। Example, digital multinations like Google, Amazon and Apple, etc. The government has moved an amendment in the Finance Bill 2021 imposing a 2% digital service tax on the trade and services by non-residential e-commerce operators with a turnover of ₹2 crore. Hence, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इंडिया ने 2021 और 2022 में इस टैक्स को इम्पोज कर दिया था सारे डिजिटल सर्विसेज पे विद अ टर्नओवर ऑफ 2 करोड़ रुपीज़, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्ट XXI ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद टेम्पररी
Transitional and special provinces. This part of constitution formed the basic of status of Jammu and Kashmir. Which of the statements is correct? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है, पहला वन ओनली, दूसरा सेकंड ओनली, तीसरा बोथ वन एंड टू, चौथा नेदर वन नॉट टू। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। देख लेते हैं कैसे दोनों सही हैं। तो आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट only article 1 and 370 itself would apply to Jammu and Kashmir. The application of other articles was to be determined by the president in consultations with the government of state. However, this provision has been amended by Constitution Application to Jammu and Kashmir Order 2019. And Article 370 is present in Part XX1 of Indian Constitution, which comprises temporary, traditional and special provisions with rest various states of India. Hence, statement 1 is correct. ये आर्टिकल 370 XX1 कॉन्स्टिट्यूशन के XX1 में ही प्रेजेंट है, इसीलिए सही है। और दिस पार्ट फॉर्म्स द बेसिक और स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पार्ट ही जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी डिफाइन करता है, इसीलिए भी सही है, मगर अब इसे हटा दिया गया था 2019 में, इसीलिए क्वेश्चन इसका कोई वो नहीं है। तो ये दोनों इस हिसाब से सही हैं। ऐसी वीडियोज़ आपको रोज़ इस चैनल पे दी जाएंगी, करंट अफेयर्स के 5-5 क्वेश्चन। तो ऐसी वीडियोज़ रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सारे लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए। ये IAS के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।